स्टूडेंट, आज का हमारा प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन परमाणु की बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की उत्तेजित अवस्था की संभावित ऊर्जा का मान क्या होगा? तो सबसे पहली बात हाइड्रोजन परमाणु बोल दिया है। तो आपको हाइड्रोजन परमाणु सुनते ही आपको पता चल जाता है कि जेड का मान कितना होगा, 1 होगा। और प्रथम बोर कक्षक, प्रथम बोर का मतलब होता है प्रथम बोर कक्षक, प्रथम बोर कक्षक बोलते ही आपको पता चल जाएगा कि एन का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर बटा में एन स्क्वायर। जेड होता है हमारा क्या होता है, परमाणु क्रमांक संख्या, और एन होता है बोर कक्षक। ठीक है, अब देखिए एन मतलब कक्षक होता है हमारा। अगर प्रथम कक्षक में एन की जगह पे 1 आ जाएगा और यहाँ पर सूत्र क्या बनेगा, -13.6। जेड की जगह पे 1 है और एन की जगह पे 1 है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमको बोल दिया था कि अगर हाइड्रोजन परमाणु है तो हाइड्रोजन परमाणु में जो हमारा प्रथम बोर कक्षक के लिए जो ऊर्जा आएगा वो कितना आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल सही है। लेकिन एनएच कक्षक के लिए जब उत्तेजित अवस्था में होगा, मतलब अपने से उच्चतम कक्ष में जब जाएगा, तो सूत्र क्या बनेगा, 13.6। हाइड्रोजन परमाणु है तो यहाँ तक 1 आ गया, लेकिन एन अभी फिक्स नहीं है क्योंकि हमको एन बताना है कि उत्तेजित अवस्था क्या होगा। तो उत्तेजित अवस्था का मतलब है कि एन का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 से ज्यादा हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो हम संभावित मान देख के रख लेते हैं, यानी पहले हम 1 से नहीं 2 से रखेंगे ना, क्योंकि 1 पे तो तुम्हारा आ चुका है। उत्तेजित अवस्था पूछ रहा है, मतलब एन का वैल्यू 2 से शुरू करेंगे। एन की जगह पे जैसे ही 2 रखेंगे तो हमारा ऊर्जा क्या आ जाएगा, ऊर्जा का मान आ जाएगा दूसरे कक्षक के लिए, बोर कक्षक के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और 3 रख देते तो कितना आता, 1.85 आता, जो कि नहीं है। 3.4 तो है ना, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ये दी हुई है आपको -871.6 गुणा 10⁻20 जूल। हाइड्रोजन की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करनी है। 4 विकल्प हमें दिए हुए हैं, -871.6 गुणा 10⁻20 जूल, -435.8 गुणा 10⁻20 जूल, -217.9 गुणा 10⁻20 जूल और -108.9 गुणा 10⁻20 जूल दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो देख लीजिए कैसे निकालते हैं। ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर -13.6 गुणा जेड स्क्वायर, मतलब परमाणु क्रमांक का स्क्वायर और कक्षा का स्क्वायर। ठीक है, और ये जूल, ये इसकी आपके फॉर्म सूत्र होता है। इस सूत्र के आधार पर हम क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो कैसे करेंगे, देख लीजिए कि ये पहले हाइड्रोजन की निकालता हूं, तो हाइड्रोजन के लिए कैसे निकालूंगा मैं, EH। तो -13.6 मैं क्या लिख दूंगा इसके अंदर, -13.6 गुणा जेड स्क्वायर। देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर बटे कक्षा कौन सी है, पहली कक्षा, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली बात करते हैं दूसरा आपके हीलियम के लिए। तो EHE प्लस की बात कर रहा हूं, तो कितना आएगा, -13.6 गुणा क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर का मान कितना है आपके, जेड का मान कितना आ जाएगा इसके अंदर, HE प्लस की बात कर रहा हूँ, परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और कक्षा कौन सी है, पहली, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपके इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगा। मतलब इसके आ जाएगा, EH निकाल लिया हमने, HE प्लस निकाल लिया है। हमें क्या निकालना है इसके अंदर, आगे देख लीजिए, हमें निकालना है ऊर्जा निकालनी। तो मैं क्या कर दूं, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 दे दिया, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। तो समीकरण 1 में 2 का क्या लगा रहा हूँ, भाग लगा रहा हूँ। तो भाग लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, देख लीजिए क्या आएगा अपने पास, EH बटे EHE प्लस बराबर -13.6 गुणा 1 अपॉन -13.6 गुणा 4। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। इस आधार पर हम ज्ञात करते हैं। तो -13.6 से -13.6 काट दूंगा मैं, ये काट दिया, तो अपने पास क्या आ गया, क्या बच गया अपने पास बच रहा है EH बटे EHE प्लस बराबर 1/4। ठीक है,
अब हमें पता है कि जो हीलियम के लिए जो ऊर्जा है, इसको मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन निकालना है ना, तो इसको क्या करता हूँ, इसको वज्र गुणा कर देता हूँ, तो क्या आएगा 1/4 गुणा EHE प्लस, ये आपको मान दिया हुआ है। हम जानते हैं कि EHE प्लस का मान कितना है, -871.6 गुणा 10⁻⁻20। तो देख लीजिए EH बराबर 1/4 गुणा -871.6 गुणा 10⁻⁻20 जूल है। ठीक है, तो मैं इसमें -871.6 में मैं 4 का भाग देता हूँ, तो 4 का भाग देने पर मेरे पास क्या विकल्प बचेगा, मेरे पास उत्तर क्या आएगा इसका, EH बराबर क्या आएगा, 4 से काटने पर क्या आएगा इसके अंदर अपने उत्तर -217.9 आता है, -217.9 गुणा 10⁻⁻20 जूल। तो ये आपकी क्या है, बिल्कुल सही विकल्प है। तो विकल्प कौन सा सही है आपके, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है। ओके, धन्यवाद। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रथम आयनन विभव क्रमशः है। ठीक, तो क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या है हमारा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, क्या करते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका 7 होता है, इसका 8 होता है परमाणु क्रमांक। ठीक, तो हमारा कितना हो जाएगा 1s2 2s2 और ये हो जाएगा हमारा कितना 2s2 और ये हो गया कितना 2 4 इलेक्ट्रॉन 2p3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 1s2 2s2 और ये हो जाएगा 2p4। ठीक, तो इसमें अगर हम देखते हैं कि यदि ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, ठीक, तो ऑक्सीजन अगर हमारा इसमें से ये हमारा हाफ फिल्ड है, ठीक, क्या है हाफ फिल्ड है, तो यदि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो यह आधे भरे विन्यास प्राप्त करेगा। तो हमारा पी ब्लॉक में हमारे कितने तत्व कितने रह सकते हैं एलिमेंट, तो पी ब्लॉक में हमारे कितने तत्व रह सकते हैं, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो पी ब्लॉक में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये खो देगा तो ये हमारा हाफ फील्ड होगा, तो हाफ फील्ड जो होगा तो ये हमारा अस्थायी होगा। ठीक, तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो ये आसानी से क्या करके या आधे भरे विन्यास प्राप्त कर लेगा। ठीक, तो इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन को खो सकता है। ठीक, क्या करेगा, ये अस्थायी होने के लिए ये खुद को एक इलेक्ट्रॉन ये खो सकता है। ठीक है, और नाइट्रोजन भी, नाइट्रोजन हमारा कितना है, नाइट्रोजन हमारा पहले से ही हाफ फिल्ड है। ठीक, मतलब कि आधा भरा है। ठीक, पी ब्लॉक इसका जो है। ठीक है, तो नाइट्रोजन हमारा जो है क्या है, पहले से ही आधे से भरा विन्यास में है। ठीक, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के खोने के लिए ऑक्सीजन की तुलना में क्या करेगा, ये अधिक ऊर्जा की इसको आवश्यकता होगी। ठीक है, जब ये पहले से ही अस्थायी है, ये तो खो सकता है लेकिन ये नाइट्रोजन नहीं खो सकता, तो ऑक्सीजन की अपेक्षा नाइट्रोजन को क्या लगेगा, अधिक ऊर्जा की, ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता लगी होती है। ठीक है, अगर हम विकल्पों में देखें, ठीक, तो हमारा जो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, तो विकल्प हमारा जो दिया गया है, तो सबसे अधिक हमारे किसको लगेगी, नाइट्रोजन को लगेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो आयनन विभव का मान होगा हमारा सबसे अधिक किसका होगा, नाइट्रोजन के होगा, किसकी अपेक्षा, हमारा ऑक्सीजन की। तो अब पहले में हम देख रहे हैं कि 14.6 और 13.6, तो इसमें हमारा क्या है, पहले इससे ज़्यादा नाइट्रोजन का। ठीक, तो हमारा ये वाला विकल्प सही ऑप्शन होगा। लेकिन दूसरे में हम देख रहे हैं तो ये दूसरे में नाइट्रोजन का कम दिया है और ऑक्सीजन का ज़्यादा दिया है। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। और तीसरे ऑप्शन में हम देखें तो इक्वल तो होगा नहीं, ठीक, और इसमें भी इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला है। तो नाइट्रोजन के लिए जो आयनन विभव क्रमशः होता है हमारा वो कितना होगा, 14.6 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 13.6 होता है। ठीक, तो हमारा ये पहला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। थैंक यू। हमारा क्वेश्चन दिया है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हमारा फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की। ठीक, तो हम जानते हैं कि जब हम वर्ग में, कहाँ पे, वर्ग में नीचे की ओर आते हैं, कहाँ पे, नीचे की ओर आने पर, ठीक, ठीक, वर्ग में हम नीचे की ओर जब आते हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक, कम होती जाती है। ठीक है, तो जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक, और हमारे कौन सी फैमिली के होते हैं, 17वें ग्रुप में आते हैं,
ठीक, वर्ग में, और ये हैलोजन परिवार के तत्व होते हैं। तो अगर इस कड़ी में हम रखते हैं तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा, फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। लेकिन हमारा जो होनी तो वैसे फ्लोरीन की चाहिए, लेकिन ये हमारा जो है अपवाद की श्रेणी में आएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, अपवाद में आएगा। तो हमारा फ्लोरीन से अधिक जो बंधुता होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, वो हमारी किसकी होती है, क्लोरीन की होगी। ऐसा क्यों होता है, अब देखते हैं इसको। तो हम जानते हैं जो हमारा फ्लोरीन है, ठीक, तो फ्लोरीन का परमाणु आकार क्या होता है, परमाणु आकार छोटा होता है। ठीक, तो इसका परमाणु आकार छोटे होने के कारण इस पर जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व, तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। ठीक, अगर इसका जो परमाणु आकार छोटा होगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा हमारा क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो जिससे हमारा जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, अधिक प्रतिकर्षित करेगा। ठीक, जो हमारे आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक, तो जब वो प्रतिकर्षण करता है तो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इसकी जो प्रवृत्ति होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होगी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन अगर प्रवृत्ति कम होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होगी, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी क्या होगी, वह भी कम होगी। ठीक, और हम क्लोरीन की अगर देखें, क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन हमारा, इसका परमाणु आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, तो इसका जो हमारा क्लोरीन का परमाणु आकार होगा वो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो परमाणु आकार बड़ा होने के कारण ही इसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है क्या होगा, कम होगा। ठीक, अगर ये परमाणु आकार में बड़ा होगा और इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, हमारा कम होगा। ठीक है, तो जिससे हमारे आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, कम प्रतिकर्षित होगा। ठीक, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा, वो कम प्रतिकर्षित करेगा। ठीक, तो अगर वह कम प्रतिकर्षित करेगा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी हमारी अधिक होगी। क्यों होगी अधिक, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो भी इसकी प्रवृत्ति जो होगी, जब ये प्रतिकर्षित करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब कि प्रवृत्ति इसकी अधिक होगी। ठीक, अगर इसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होगी तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी वो भी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या होगी, अधिक होगी। तो इसलिए हमारा इसमें कौन सा आंसर सही होगा, तो इसलिए हमारा जो है फ्लोरीन से अधिक किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी, हमारी क्लोरीन की। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा दिया है क्लोरीन की, तो ये हमारा सही आंसर होगा। थैंक यू। दिया गया निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। विकल्प कुछ दिए हुए हैं, जैसे Fe2+, Ti3+, V3+ और Mg2+। यहाँ पे Fe2+ आयरन 2+ है, Ti3+ मतलब टाइटेनियम 3+, वेनेडियम 3+ और मैग्नीशियम 2+। तो आइए हम सबसे पहले जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं आयरन, टाइटेनियम, वेनेडियम के, वो लिख लेते हैं। तो अगर हम आयरन का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 26। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। फिर इसी तरह से अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें जो कि दिया हुआ है टाइटेनियम, तो टाइटेनियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 22। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d2। आगे हम देखें तो आगे हमें दिया हुआ है क्या, वेनेडियम 3+। तो वेनेडियम का अगर हम परमाणु क्रमांक देखें तो ये हो जाएगा हमारा 23। तो ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d3।
और जो हमारा अंतिम दिया हुआ है वो दिया हुआ है मैग्नीशियम के लिए। मैग्नीशियम 2+ दिया हुआ है, लेकिन हम सबसे पहले मैग्नीशियम का देखेंगे। तो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 12। तो इस तरह से हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये 4s2। तो इस तरह से ये सामान्य अवस्था में दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है Fe2+। Fe2+ मतलब इसके बाह्यतम कोश से हमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होगा। तो आयरन का जो बाह्यतम कोश होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये होगा 3d6 और ये होगा 4s2। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं और 2 इलेक्ट्रॉन सब बाह्यतम कोश में 4s के पास है। तो ये 4s के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचेगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। 2p6 के बाद हो जाएगा हमारा 3d6। इसी तरह से अगर हम टाइटेनियम में देखें तो टाइटेनियम हमारा क्या दिया हुआ है 3+। अब 3+ हमें करना है तो इसका अगर बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन देखें तो ये हमारा हो जाएगा 3d2 और ये 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारे किससे निकल जाएंगे, 4s से निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन हमें किसका निकालना पड़ेगा, d का निकालना पड़ेगा। तो बचा हुआ जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो हो जाएगा 3p6 के बाद 3d1। फिर इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो ये हो गया वेनेडियम। वेनेडियम में कितना दिया हुआ है, वेनेडियम का दिया हुआ है हमारे पास 3+। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा क्या 3d3 4s2। सबसे बाहर वाला कोश जो हो गया वो 4s हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो किसके निकल गए, 4s से निकल गए और 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा d कक्षक का। तो इस तरह से जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो हो जाएगा 3p6। इसके पहले का उसी तरह रहेगा जैसे पहले था। ये हो जाएगा 3p6 और ये हो जाएगा 3d2। आगे हम देखें तो मैग्नीशियम दिया हुआ है। मैग्नीशियम का जब हम Mg2+ अवस्था में देखेंगे, ये हमारा कौन सी अवस्था हो गई, ये हो गई हमारी वेनेडियम 3+ अवस्था। ऐसे ही ऊपर देखें तो ये हो गई हमारी टाइटेनियम 3+ और ये हो गई हमारी आयरन 2+ के लिए। तो हम देखें कि मैग्नीशियम 2+ के लिए क्या होगा। तो 2+ के लिए ये 4s के जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे और बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। तो इस तरह से जो बचा हुआ विन्यास हो जाएगा हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा है किसमें सबसे अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक बाह्यतम कोश का जब हम संरचना बनाएंगे तो इसके लिए अगर हम संरचना देखें तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। डी में कितने इलेक्ट्रॉन बता रहा है, 6 बता रहा है। तो हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 हमारे क्या हो गए, कक्षक हो गए, कक्षक। अब इसमें क्या करेंगे, हम 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो एक एक करके मुंड के नियम के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये हो गया हमारे 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, आयरन में 4 हो गई। अब इसी तरह से अगर हम टाइटेनियम में देखें तो टाइटेनियम में जब हम देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया हमारा डी कक्षक। अब हम जब इस पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से भरेंगे। डी के पास हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो गई। आगे चल के देखते हैं हम वेनेडियम में। वेनेडियम में अगर हम देखें तो वेनेडियम के पास डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। तो ये 1 और 2 जो कि अयुग्मित अवस्था में, अर्थात वेनेडियम 3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 2।
और इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम में देखें तो मैग्नीशियम का बाह्यतम कोश कौन सा कहला जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात 3p6। तो 3p6 के लिए अगर हम देखेंगे तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 1 2 3 4 5 और 6, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 0। तो अगर हम देखें आयरन, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीशियम के दिए हुए आयनों में तो सबसे ज्यादा जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास है? आयरन के पास है। इस तरह से जो दिए गए हमारे विकल्प हैं उसमें से जो सही हमारा उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? Fe2+। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है। ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में किसके बारे में पूछा गया है? यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि इनमें से कौन सा यहाँ पर हमारा उदासीन ऑक्साइड की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो उदासीन ऑक्साइड को दोस्तों यहाँ पर हमें पहचानना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा उदासीन ऑक्साइड है ये दोस्तों क्या होता है? यह ना तो अम्ल और न ही क्षार। ठीक है, ना तो अम्ल और न ही क्षार की भांति व्यवहार करता है। ये क्या होते हैं दोस्तों? ये हमारे उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं। इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? इसे हम उदासीन ऑक्साइड के तौर पे जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि उदासीन ऑक्साइड के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। जैसे कि दोस्तों होता है हमारा NO। ठीक है, इसे हम नाइट्रस ऑक्साइड के तौर पे जानते हैं। इसी तरह से दोस्तों होता है हमारा जल H2O। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सारे हमारे उदासीन ऑक्साइड के उदाहरण हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प इसके लिए सही होगा। सबसे पहला विकल्प हमें दिया गया दोस्तों वो है CO2। तो दोस्तों हम जानते हैं CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा दोस्तों अम्लीय ऑक्साइड में आता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत होगा। दूसरा दिया गया है NO। तो दोस्तों हम जानते हैं NO जो है ये हमारा उदासीन ऑक्साइड का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही होगा। तीसरा हमें बोला गया है दोस्तों P2O5। तो दोस्तों ये भी हमारा क्या है? ये भी दोस्तों हमारा अम्लीय ऑक्साइड का उदाहरण है। तो दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा गलत होगा। ये SO2 दोस्तों ये हमारा जो है ये भी हमारा अम्लीय ऑक्साइड का उदाहरण है। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर हमारा गलत होगा। और ऑप्शन बी जो है दोस्तों ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूछा गया कि निम्न में से कौन सा यौगिक जो है वो यहाँ पर रंगीन है। ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। साथ में हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा यौगिक वो क्या है? एक तरह से हमारा रंगीन यौगिक है। ठीक है, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों रंगीन यौगिक की पहचान हम यहाँ पर किस तरह से करेंगे? हम दोस्तों जानते हैं कि जिस यौगिक में हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण यौगिक क्या होते हैं? यौगिक में रंग उपस्थित होते हैं। ठीक है, उपस्थित होते हैं। अब दोस्तों ये हमारे जो रंग है ये किस तरह से होंगे ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं Ag2SO4। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर Ag2SO4 जो है वो क्या है? इसमें दोस्तों हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत होगा। दूसरा जो दिया गया है वो है CuF2। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? कॉपर जो है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। यहाँ पर क्या है? कॉपर जो है +2 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। तो अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो किसमें भरे जाते हैं? 3D में 9 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं 3D के लिए ऑर्बिटल यहाँ पर बना लूं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये बन गया 3D के लिए। तो दोस्तों 9 इलेक्ट्रॉन हम किस तरह से व्यवस्थित करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसलिए दोस्तों ये क्या होगा? ये जो हमारा CuF2 है, CuF2 ये यौगिक एक तरह से क्या होगा? ये एक तरह से हमारा रंगीन यौगिक होगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये एक तरह से हमारा रंगीन यौगिक होगा। अब दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन बी जो है एक तरह से रंगीन है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों MgF2 है। तो Mg यहाँ पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है, जिसके कारण से इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पर भी ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है ये एक तरह से हमारा रंगीन यौगिक होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा।